आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है और ये वीडियो किसके लिए बना है, तथा इस वीडियो को देखने व सुनने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे व समझ पाएंगे। हमारे पास बहुत अधिक संख्या में छात्र आते हैं और छात्रों के ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें वो बीएड पाठ्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, अर्हताएं क्या हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, सब्जेक्ट चेंज कैसे कर सकते हैं, अध्ययन केंद्र परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्नों के साथ आप हम तक आते हैं। तो आपके ऐसे ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये एक मैनुअल वीडियो है जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस व जानकारी प्रदान की जाएगी। ये वीडियो अप्रवेशित और प्रवेशित दोनों ही छात्रों के काम के लिए है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि इस विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो कि इस विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री बीएड परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि इस पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लेके सत्रांत परीक्षा तक की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित अर्हता व प्रक्रिया की जानकारी देना। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, प्रवेश परीक्षा व परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी प्रदान करना। द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश व काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्रदान करना। बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के सिलेबस, मार्किंग स्कीम, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट व सत्रांत परीक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करना। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित अर्हता व प्रक्रिया के बारे में जान पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, प्रवेश परीक्षा, मेरिट सूची, चयन सूची, प्रतीक्षा सूची के बारे में जान पाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जान पाएंगे। संपर्क कक्षा के बारे में जान पाएंगे तथा बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के सिलेबस, मार्किंग स्कीम, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स व सत्रांत परीक्षा के बारे में जान पाएंगे। चूँकि इस वीडियो में प्रवेश पूर्व से लेकर पाठ्यक्रम पूरे होने तक की जानकारी दी गई है, इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो का हर सेक्शन वर्तमान में आपके लिए उपयोगी ना हो और केवल कुछ पार्ट ही वर्तमान में उपयोगी हो। जैसे अगर आप अभी प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो प्रवेश परीक्षा वाला सेक्शन आपके लिए उपयोगी होगा। आगे चलकर जब आपका प्रवेश हो जाएगा तब आपको पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक की जानकारी की आवश्यकता होगी, तब आपके लिए पाठ्यक्रम संबंधी सेक्शन उपयोगी होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व सुनें और साथ ही आगे के लिए सेव करके रख लें ताकि आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको देख सकें। तो चलिए जानने व समझने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएड पाठ्यक्रम को अगर हम एक नज़र में देखना चाहें, दो भाग में विभाजित है। पहला है प्रवेश पूर्व प्रक्रिया और दूसरा है प्रवेश के बाद की गतिविधियां। प्रवेश पूर्व प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश परीक्षा और उसका प्रवेश पत्र, प्रवेश परीक्षा का आयोजन, मॉडल आंसर, दावा आपत्ति का निराकरण,
परीक्षा परिणाम की घोषणा, चयन सूची, अध्ययन केंद्र आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश जिसमें प्रमाण पत्र सत्यापन, ऑनलाइन सत्यापन, ऑनलाइन शुल्क जमा होना, इसके साथ ही प्रवेश की पावती प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया प्रवेश पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। प्रवेश के बाद की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि आपको आपकी सामग्री मिलना, ऑनलाइन इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन, काउंसलिंग सेशन, संपर्क कक्षाएं, और संपर्क कक्षाओं में जो जो गतिविधियां आपको करनी है उसके बारे में विवरण, साथ ही प्रायोगिक परीक्षा और सत्रांत परीक्षा, ये सारी गतिविधियां प्रवेश के बाद की गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। अगर बीएड पाठ्यक्रम के बारे में जो इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है हम देखें तो एनसीटी की हमारे पास 500 सीटें हैं। एनसीटी ने हमको जितनी सीट संख्या दी है वो 500 है। 500 सीट का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी 500 की 500 सीटें विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र में संचालित होंगी। इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड के लिए लगभग 10 अध्ययन केंद्र हैं और ये 500 सीटें उन 10 अध्ययन केंद्रों में विभाजित है। हर अध्ययन केंद्र के पास 10 सीटें हैं, माफ करेंगे 50 सीटें हैं। बीएड कार्यक्रम की जो अवधि है वो है न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष। प्रवेश लेने के बाद 2 वर्षों के अंदर आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश 2 वर्ष के अवधि में आपने यह कार्यक्रम पूरा नहीं किया तो आपके पास 2 चांस और रहता है इसको पूरा करने के लिए। आपका जो प्रवेश है वो 4 सालों के लिए वैलिड रहता है और इन 4 सालों में आप बीएड पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। बीएड पाठ्यक्रम की शुल्क की अगर बात करें तो वर्तमान में यानी ये जो वर्तमान सत्र है 2023-24 का, इसमें इसके प्रथम वर्ष का जो शुल्क है वो है 27,500 और द्वितीय वर्ष का जो शुल्क है वो भी 27,500 है। ये शुल्क हर वर्ष प्रवेश के समय आपको एक मुश्त देना होता है, चाहे आप प्रथम वर्ष में प्रवेश लें चाहे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लें। बीएड पाठ्यक्रम के लिए माध्यम या मीडियम की अगर हम बात करें तो प्रवेश परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगा और इसमें आपको ओएमआर शीट में चूंकि गोला लगाना है इसलिए परीक्षा देने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी प्रवेश के बाद वो हिंदी मीडियम की रहेगी, हिंदी भाषा में रहेगी। लेकिन जो सत्रीय परीक्षा होगी और सत्रांत परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे और उसके उत्तर भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में लिख सकेंगे। अब बात करते हैं बीएड कार्यक्रम में प्रवेश की। बीएड कार्यक्रम में जो प्रवेश है उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जनरली मार्च और अप्रैल माह में उपलब्ध कराया जाता है। बीएड कार्यक्रम में प्रवेश नियमों के आधार पे और रैंकिंग सूची के आधार पे यानी कि प्योरली मेरिट बेसिस पे होता है। परीक्षा के लिए आवेदन आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि www.pssou.ac.in है वहाँ जाके आपको ये फॉर्म मिलेगा जिसमें आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शुल्क है वो 1,000 रुपये है, ये आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं इसकी पात्रता के लिए। कौन है जो कि सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एनसीटी के जो मानक हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए और रेगुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेगुलर बीएड कॉलेजेस हैं, उनके लिए अलग अलग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदरलाल के अलावा व्यापम भी बीएड के लिए, प्री बीएड के लिए परीक्षा का आयोजन करती है, लेकिन उनकी अर्हता
और हमारे यहाँ की अर्हता में अंतर है। एनसीटी ने ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो अर्हता निर्धारित की है उसके अनुसार आपको स्नातक में 50% प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या महिला हैं तो फिर आपके लिए 5% की अतिरिक्त छूट है, यानी 45% आपके पास मिनिमम स्नातक में होना चाहिए। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में सेवारत अध्यापक होना चाहिए और सेवारत अध्यापक के अलावा आपके पास डीएलएड की या डीएड की या बीटीआई की या बीटीसी की या डीपीई की डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री ऑनलाइन मोड की भी हो सकती है, ऑफलाइन मोड की भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सेवारत अध्यापक नहीं हैं छत्तीसगढ़ के स्कूल में, तो आपके पास एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी रेगुलर पाठ्यक्रम को पास करने की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सेवारत अध्यापक नहीं हैं तो, और अगर आप सेवारत अध्यापक हैं तो आपके पास ऑनलाइन भी मोड की, अगर डिस्टेंस मोड की भी अगर डीएलएड या डीएड की डिग्री है तो वो इसके लिए आपको लगेगी। इसके अलावा जो राज्य आरक्षण नियम है वो राज्य शासन के नियमानुसार लागू होंगे। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण। बीएड प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित नियमानुसार होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश आरक्षित वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उस परिस्थिति में आरक्षित सीटों को क्रमबद्ध रूप से आरक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एसटी वर्ग की कुछ सीटें हैं और एसटी अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, तो आरक्षण नियम के अनुसार पहले वो एसटी की सीटें एससी कोटे में कन्वर्ट की जाएंगी। फिर अगर एससी कोटे में भी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो ओबीसी कैंडिडेट्स को जाएंगी, और अगर ओबीसी कैंडिडेट्स भी नहीं मिलते हैं तो वो यूआर हो जाएंगी। इस तरीके से सीटों का रिजर्वेशन बीएड कार्यक्रम में किया गया है। प्रवेश परीक्षा की बात करें, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और प्रवेश परीक्षा विवरणिका, परीक्षा से संबंधित नियम निर्देश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और आवेदन फॉर्म में जानकारी को बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा। ये जो विवरणिका दी गई है वो लगभग 25 से 30 पन्नों की है और आपसे निवेदन है कि आप उसको पूरा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रारूप भी दिए गए हैं जिन प्रारूपों की आवश्यकता आपको काउंसलिंग के दौरान, सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आप भर रहे हैं वो सिर्फ प्रवेश परीक्षा का फॉर्म नहीं है, वो काउंसलिंग प्रक्रिया का फॉर्म भी है। उस आपको एक ही फॉर्म भरना है जिसमें प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी भी आपको देनी है और काउंसलिंग के समय जो जो जानकारियां की आवश्यकता हमको रहती है वो भी आपको देनी है। तो चूंकि आपको एक ही बार फॉर्म भरना है, इसलिए बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरेंगे आप। खासकर जाति संवर्ग संबंधी जानकारी को बहुत ध्यान से भरेंगे। तो अब जानते हैं कि प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कैसा होना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रवेश परीक्षा आवेदन सह काउंसलिंग फॉर्म, क्योंकि इसमें आपको दोनों ही जानकारियां देनी है। जैसे ही आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट्स कॉर्नर में जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाने के बाद जो तीसरी विंडो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली विंडो, इसमें आपको क्लिक करना है। ये पिछले साल का अभी इसमें डेट डली हुई है। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होगा ये डेट्स यहाँ चेंज हो जाएंगी और आवेदन फॉर्म भरने तिथि जो चालू होने की तिथि होगी वो यहाँ पे आने लगेगी और किस डेट तक आप भर सकते हैं वो यहाँ पे आने लगेगा।
तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स पोर्टल में आपको जाना होगा। स्टूडेंट्स पोर्टल के अंदर तीसरे नंबर की जो विंडो है उसमें प्री बीएड डीएलएड एडमिशन कम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की विंडो आपको मिलेगी। इसमें जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे आप तुरंत ही दूसरे विंडो पे पहुँच जाएंगे। ये विंडो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन की विंडो। यहाँ पे दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहे होंगे। पहला है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराने के लिए आपको इन 5 कॉलम में जो जानकारी मांगी गई है उसको ध्यानपूर्वक भरना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर आपको अपने स्वयं का देना है, जिससे कि जो भी जानकारी है वो आपको तुरंत मिल जाए। दूसरे कॉलम में पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, पासवर्ड आपको बनाना है। और तीसरे में आपको उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करेंगे उसके पहले आप उसको नोट भी कर लीजिए ताकि आपको वो याद रहे। चौथे में आपसे कुछ वो बेसिक प्रश्न पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, आपके बचपन का नाम क्या था। तो जो नाम आप यहाँ पे भरेंगे वो यहाँ सेव हो जाएगा, उसको आप खुद भी याद रखेंगे। इसके बाद ये पूरी जानकारियाँ देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्टर के लिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप एज ए कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। फिर अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ जाना होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के लिए, और वहाँ आपसे फिर आपका वही 10 डिजिट मोबाइल नंबर पूछेगा जो आपने यहाँ भरा था। आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। जब आप ये दोनों जानकारी सही डालेंगे जो आपने यहाँ डाली थी, फिर आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी आगे की जानकारी होगी वो आपको वहाँ दिख जाएगी, जैसे कि प्रवेश पत्र हो गया या आपका जो रिजल्ट होगा वो। उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद रखना जरूरी है। इसके बाद जो आप आगे बढ़ेंगे तो आप अगले विंडो में जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप अगले विंडो में जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि सिर्फ रजिस्टर करके आपको हटना नहीं है। रजिस्टर करने से ही बस आपका फॉर्म नहीं भरा रहा है, अभी आपने सिर्फ रजिस्टर किया है। एक्चुअल फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, वो तब ओपन होगा जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड यहाँ आपने सेव किया है कंफर्म करके वो डालना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके लिए ये तीसरी विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आगे जो फॉर्म आने वाला है उसको भरने के लिए आपके पास क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, कौन कौन सी तैयारी आपको करना है, और उस तैयारी को करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको आपको रेडी करके रखना है सॉफ्ट कॉपी में। जो आपका हस्ताक्षर है, सिग्नेचर, उसको भी आपको सॉफ्ट कॉपी में रेडी करके रखना है। अब जब आपने पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी रेडी कर ली है, उसके बाद आपको जो रेडी करना है वो है जाति प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखना है, जो कि आप फॉर्म में अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद एक और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है वो ये है कि जब आप अपना फॉर्म भरें उसमें जो एड्रेस का कॉलम है, चाहे वो टेम्परेरी एड्रेस है चाहे वो परमानेंट एड्रेस है, उस एड्रेस के कॉलम को आपको इंग्लिश में ही भरना है। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान होना है। शुल्क के भुगतान होने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग UPI ID से कर सकेंगे। इन सारे चीज़ों की तैयारी करने के बाद फिर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके लिए दूसरा पेज खुलेगा।
ये है वो पेज जो आपका प्री बीएड फॉर्म भी है और काउंसलिंग का फॉर्म भी है। इसमें आपको ये जितनी कॉलम में जानकारी मांगी गई है उसको भरना है। जहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा वहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सेलेक्ट करना है, और जहाँ वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यानी आपको वहाँ पे उसको टाइप करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कैंडिडेट्स टाइटल। जैसे ही आप कैंडिडेट्स टाइटल में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप पे लागू होता है आपको उसमें क्लिक कर देना है, वो यहाँ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है तो आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, लेकिन यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है यानी यहाँ आपको टाइप करना है। कैंडिडेट्स नेम इन इंग्लिश, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में। यहाँ आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में लिखना है। अगर आपका नाम राजा है तो आपको वहाँ पे RAJA इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद हस्बैंड फादर रिलेशनशिप, पिता पति संबंध, जो भी आप जिनकी जानकारी यहाँ भरने वाले हैं, यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट को क्लिक करेंगे फादर या हस्बैंड आएगा, आपको दोनों में से जिसका भी डालना है डिटेल आप उसको क्लिक करेंगे, या तो हस्बैंड पे क्लिक करेंगे या फादर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है पिता पति का नाम अंग्रेजी में। जैसे आपने यहाँ अपना नाम इंग्लिश में लिखा है वैसे ही आपको अपने पिता या पति का नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ आपसे फिर माता का नाम या मदर्स नेम इन इंग्लिश पूछा जा रहा है तो यहाँ आपको अपनी माता का नाम इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, यहाँ आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। फिर पिता पति का नाम हिंदी में। इसके अलावा फिर यहाँ आपसे माता का नाम आपको हिंदी में देना है। इस बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ है उसी का आपको यहाँ उल्लेख करना है। इसके अलावा जब आप जेंडर में जाएंगे मेल फीमेल सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जो लागू होता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं यहाँ ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्थिति, वैवाहिक स्थिति जो है, मैरिड अनमैरिड, जो भी यहाँ पे आप पे लागू होती है उसको सेलेक्ट करना है। एरिया, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं कि शहरी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, अर्बन या रूरल यहाँ पे आएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद राष्ट्रीयता आएगी, इंडिया रहेगा वहाँ पे, आपको उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं। अगर आप हैं तो यस में क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं में क्लिक करेंगे। अगर आप यस में क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका वैलिड प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। यस और नो का ऑप्शन आएगा, उसमें से जो भी आप पे लागू होता है। अगर आप हैं, अगर आपके पास उसका छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आपको यस में क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो नो में क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपको परीक्षा का माध्यम या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आपको इंग्लिश में क्लिक करना पड़ेगा, अगर हिंदी में देना चाह रहे हैं तो हिंदी में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका आधार नंबर। यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, ये ब्लैंक है, इसलिए आधार नंबर आपको बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे टाइप करना होगा। लास्ट है आपका ईमेल आईडी। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अक्सर हमने देखा है कि कैंडिडेट जो रहते हैं वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं डालते। जहाँ भी जाते हैं वो फॉर्म भरवाने के लिए किसी कियोस्क में या किसी कंप्यूटर सेंटर में, तो कंप्यूटर सेंटर वाला अपना मेल आईडी वहाँ डाल देता है, और इसके बाद पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित या परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है वो उनके मेल में चली जाती है, आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसलिए यहाँ पे आप अपना स्वयं का ईमेल आईडी दें और उस ईमेल आईडी को आप लगातार चेक करते रहें। इतनी पूरी जानकारी भरने के बाद आपके फॉर्म का
एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा। इस पेज में ये जितनी जानकारियां हैं वो आपको फिर से ध्यानपूर्वक भरनी है। यहाँ आपसे सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है वो पूछा जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है, जो भी कैटेगरी आपकी है आपको उसको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? यदि आप हैं तो हाँ में क्लिक करिए और यदि नहीं है तो ना में क्लिक करिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? यदि आप हैं तो हाँ में क्लिक करिए, नहीं है तो ना में क्लिक करिए। नेक्स्ट है क्या आप सैनिक हैं? भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपको फिर इसमें हाँ में क्लिक करना है और अगर नहीं है तो ना में क्लिक करना है। अक्सर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो फ्रीडम फाइटर वाले में, क्योंकि फ्रीडम फाइटर का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो FF लिखा जाता है, तो महिलाएं उसको फीमेल समझ के उसमें यहाँ यस कर देती हैं। लेकिन काउंसलिंग के समय जब उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है तब पता चलता है कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है और उन्होंने कन्फ्यूजन में इसमें यस भरा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कॉलम है। जो भी इसको बिलोंग करते हैं या उनके परिवार से बिलोंग करते हैं केवल वही इसमें यस करेंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इतना कॉलम जब आप भरेंगे तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ साइड में अपलोड करते चलना है। जैसे कि अगर आपने भरा कि आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। वैसे ही अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में यस करेंगे तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ अपलोड करना होगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यस करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और अगर आप नो कर रहे हैं तो फिर आप आगे बिना अपलोड किए बढ़ सकते हैं। जब आप आगे आएंगे तो आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस। ये दोनों ही एड्रेस आपको इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है किसी भी कॉलम में। आपका पता, पोस्ट ऑफिस, जिला, राज्य, पिन कोड, ये सारी जानकारी आपको इंग्लिश में देनी है। इतना डिटेल भरने के बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे अगले पेज में तो आपके लिए ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, फॉर्म का अगला पेज। इसमें सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि पाठ्यक्रम का चयन कीजिए। यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, बीएड के और डीएलएड के। तो अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएड में को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जैसे ही आप बीएड में सेलेक्ट करेंगे आपके लिए विषयों का चयन करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों ग्रुप में से किसी एक पे आप टिक करिए। टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ मैथ्स, ये तीनों, हिंदी, इंग्लिश और गणित, ये तीनों में से जो भी विषय आप लेना चाहते हैं उस विषय के सामने आपको ये जो डब्बा बना हुआ है इसमें टिक करना होगा। यहाँ से आपको इस ग्रुप से केवल एक सब्जेक्ट का चयन करना है। इसके बाद ये जो दूसरा ग्रुप है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस और साइंस, इसमें आपको किसी एक का चयन करना है। ग्रुप बनाना है आपको, चाहे आप साइंस और इंग्लिश का बना लीजिए, चाहे साइंस और मैथ्स का बना लीजिए, चाहे सोशल साइंस और हिंदी का बना लीजिए। जो आप लेना चाहते हैं उसका आपको एक यहाँ से विषय और दूसरा यहाँ से विषय लेना होगा। ध्यान रखेंगे विषय का चयन करते समय कि जो ग्रेजुएशन में या पीजी में आपके जो विषय रहे हैं उससे संबंधित विषय ही आप यहाँ लें, या फिर जिन विषयों का अध्यापन आप अपनी शालाओं में करा रहे हैं उन्हीं विषयों को आप यहाँ पे लें, क्योंकि जो भी विषय आप लेंगे वो आपकी मार्कशीट में छप के आपको मिलेगा। और एक बार जब आप यहाँ पे विषय चयन कर लेंगे तो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी इन्हीं विषयों का मिलेगा और वो बाद में आप बदल नहीं सकेंगे। इसलिए इन दो विषयों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें और जिन विषयों का आपने चयन किया है उसको नोट कर लें। ये कॉलम भरने के बाद आपसे जो प्रवेश परीक्षा है, प्री बीएड प्रवेश परीक्षा, उसके लिए आपको परीक्षा शहर पूछा जाएगा कि आप कौन से शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। आप
आपके लिए जो भी नज़दीकी शहर पड़ रहा होगा, आपको वहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। आपसे प्रेफरेंस भी पूछा जा सकता है कि अगर पहला प्रेफरेंस आपको नहीं मिल सका तो दूसरे में कौन सा प्रेफरेंस आप लेना चाहेंगे। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपने परीक्षा शहर का चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे जानकारी मांगी गई है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित है। इसमें आपको आपके हाई स्कूल से संबंधित जानकारी देनी है, हायर सेकेंडरी से संबंधित जानकारी देनी है, ग्रेजुएशन से संबंधित जानकारी देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित जानकारी देनी है, और इसके अलावा जो भी टीचर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपने किया है, चाहे ऑफलाइन मोड में चाहे ऑनलाइन मोड में, उसकी जानकारी आपको देनी है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बीएड के लिए अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 45% होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम जो मार्क्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, तब फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, उसमें डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपका पीजी में 50% है तो सत्यापन के समय आपको ये बताना होगा कि ग्रेजुएशन में मेरा परसेंटेज कम था इसलिए मैंने पीजी का भी डिटेल डाला हुआ है। ये सारा डिटेल भरने के बाद फिर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ये वाला भाग खुलेगा आपके लिए। इसमें करंट टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल्स यानी वर्तमान शिक्षण अनुभव विवरण जो है वो आपको भरना है। नेम ऑफ द स्कूल विथ एड्रेस, जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान में, उसका पूरा नाम और पूरा पता यहाँ आपको इंग्लिश में लिखना है। कोई भी नाम और पता आपको हिंदी में फॉर्म में नहीं लिखना है। नेचर ऑफ पोस्ट, आप टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं, वहाँ ऑप्शन आएगा, उसमें से किसी एक जो भी आप पे लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका टाइप क्या है, वो सरकारी संस्था है कि प्राइवेट संस्था है कि एडेड संस्था है, जो भी लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्ट हेल्ड यानी उस शाला में आप कौन से पद पे हैं, आपका पदनाम आपको वहाँ पे लिखना है, और उस शाला में आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स वहाँ पे लिखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा टोटल फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ इन ईयर्स, अब तक कुल पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव वर्षों में। यहाँ आपको टोटल अनुभव लिखना है। हो सकता है कि जिस स्कूल की जानकारी आपने यहाँ दी है वहाँ आप सिर्फ अभी वर्तमान पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, उसके पहले आप 8 साल कहीं और भी काम कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस स्कूल का, वर्तमान के स्कूल का प्लस पुराना जितने साल आपने पढ़ाया है वो मिला के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे लिखना होगा। लास्ट में आपसे पूछा जाएगा स्टडी सेंटर सिलेक्शन, यानी अगर आपका बीएड पाठ्यक्रम में चयन होता है तो आप कौन से अध्ययन केंद्र का चुनाव करना चाहते हैं, आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा। जो आप चुनेंगे ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आपको वो केंद्र मिलेगा। आपके मेरिट के आधार पे और आरक्षण नियमों के आधार पे स्टडी सेंटर का आवंटन किया जाता है। इसलिए जितने भी आपको अध्ययन केंद्र दिख रहे हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार उसमें आप प्रेफरेंस डाल दीजिए। जो आपका पहला प्रेफरेंस है वो पहले नंबर पे डालिए, जो दूसरा है वो दूसरे नंबर पे डालिए। यहाँ जो भी आप प्रेफरेंस डालते जाएंगे वो यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे सूची दिखती जाएगी। अगर कुछ गलत हो गया है तो रिमूव करने का ऑप्शन आपके पास है, आप हटा भी सकते हैं उसको। इस प्रकार 1 से 10 तक का आपका प्रेफरेंस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जब आप इतना पूरा कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे। नेक्स्ट पेज में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जो आपने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, आपकी फ़ोटो, जो भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि फ़ोटो की साइज़ ये होना चाहिए, उसके वो इतने MB का होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ अपनी फ़ोटो डालनी है। आपकी जो फ़ोटो होगी वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा साइज़ की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर फिर जेपीजी फॉर्मेट में डालना होगा, जो कि 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आपको इस घोषणा में टिक करना होगा। जैसे ही आप टिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ये रिसीट आपके लिए जनरेट हो जाएगी। इसमें वो सारे डिटेल आएंगे जो आपने इसके पहले फॉर्म के अलग अलग पेजों में भरे हैं। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो भरा है वही यहाँ आया है कि नहीं, और उसके बाद आप इसका यहाँ पे आपको फीस भरने के लिए भी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी फीस के लिए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा फी पे करने के लिए ऑप्शन आएगा। वो ऑनलाइन फ़ी का जो ऑप्शन है वो यहाँ अभी जनरेट नहीं हो पाया है, क्योंकि वो जब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा तभी जनरेट होता है। तो उस पेज के बाद और इस पेज के पहले आपसे फ़ी पे करने के लिए कहा जाएगा। चूँकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है इसलिए हम उसको इसमें शो नहीं कर रहे हैं। जब आप फ़ी भर देंगे, यहाँ फ़ी का डिटेल आप देख सकते हैं, रिसीट में दिख रहा है। जब आप फ़ी भर देंगे तो ये रिसीट आपके लिए जनरेट हो जाएगी। इस रिसीट को आप प्रिंट आउट ले लीजिए और बहुत संभाल के अपने पास रख लीजिए। यहाँ पे आपका प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो ख़त्म होती है। अब परीक्षा देने जाना है हमको। परीक्षा देने जब हम जाएंगे तो इनमें से ये परीक्षा शहर हैं, ये परीक्षा केंद्र नहीं है, ये परीक्षा शहर के नाम है। जो जिला मुख्यालय हैं उनमें परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जहां आपको जो भी सेंटर अलॉट होगा उस शहर में आपको जाके परीक्षा देनी है। परीक्षा केंद्र में आपको क्या लेके जाना है? परीक्षा केंद्र में सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है। प्रवेश पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, फिर वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और जब आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपके लिए नया पेज खुलेगा जिसमें आपका प्रवेश पत्र रहेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड आपको करना है, और डाउनलोड करने के बाद परीक्षा देने के लिए आपको परीक्षा केंद्र में लेके जाना है। परीक्षा की तिथि जो होगी उसकी जानकारी भी आपको वेबसाइट से लेनी होगी। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आपको बैठना नहीं है, आराम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहना है। उसके माध्यम से ही आपको परीक्षा तिथि की जानकारी हो पाएगी। परीक्षा केंद्र में आपको आपका प्रवेश पत्र लेके जाना है, जो वैलिड आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, उसकी कॉपी लेके जानी है। 2 नवीनतम फोटो जो आपने अपने फॉर्म में लगाई है उसकी कॉपी लेके जानी है, और जो यहाँ पे ये रिसीट जनरेट हुई थी आपके आवेदन फॉर्म की, इसकी रसीद की एक कॉपी आपको लेके जानी है। ये सारी चीज़ों के साथ आप परीक्षा केंद्र में समय से पहुँचेंगे। जब आप परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, परीक्षा हॉल में अंदर जाएंगे, परीक्षा देते समय आपसे एक फॉर्म में सिग्नेचर लिया जाएगा। एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको हम रासा बोलते हैं। वो आपको दिया जाएगा कि आपको उसको भरना है और साइन करके देना है। तो जब आप उसको भरें तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको उसको भरना है। रासा का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्ड ऑफ आंसर शीट्स एंड अटेंडेंस। इसमें आपको जो OMR शीट मिली है, OMR शीट ही आपकी आंसर शीट है। जो OMR शीट मिली है, हर OMR शीट में एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर को आपको उस रासा में भरना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली है, क्वेश्चन बुकलेट का भी नंबर रहता है, वो आपको भरना है। साथ ही सेट ABCD जो भी सेट आपको मिला है क्वेश्चन पेपर का, वो सेट आपको बहुत केयरफुली भरना है। उसके बाद उसमें मेल फीमेल पूछा जाएगा, जो लागू है वो आपको लिखना है। कैटेगरी जो आपने पहले ही फॉर्म में भरी हुई है वो भरना है, और अगर आप हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर या सैनिक हैं तो वो भी भरना है। ये सारी जानकारियों को भरने के बाद आपको अपना साइन करना है। उसके बाद इन्विजिलेटर को अपने रासा का पेज जो है आपको वापस करना है। इसके बाद आते हैं कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की तरफ से किसी प्रकार की कोई गाइड बीएड या डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जारी नहीं की जाती है। हम सिर्फ एक ब्रॉड सिलेबस जारी करते हैं जो कि आपको प्रवेश विवरणिका में मिलेगा। उस सिलेबस के आधार पे आपको तैयारी करनी है। 12वीं या स्नातक के लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पत्र आपका रहेगा उसमें टोटल 140 प्रश्न होंगे, लेकिन हल आपको सिर्फ 100 प्रश्न ही करने हैं और सभी प्रश्नों के लिए 1 नंबर निर्धारित होगा। जो सबसे पहला भाग होगा, जो पूरा प्रश्न पत्र है, वो टोटल 6 खंड में बटा हुआ होगा। जो पहला खंड होगा वो सामान्य हिंदी बोध से संबंधित होगा, जिसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होंगे। दूसरा खंड सामान्य अंग्रेजी बोध के लिए होगा, जिसमें फिर 10 प्रश्न होंगे, जिसमें 1-1 अंक होंगे। तीसरा खंड तार्किक एवं विश्लेषणात्मक होगा, जो कि फिर 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक होंगे। चौथा खंड आपका शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से संबंधित होगा। ये फिर से 20 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होंगे। आपका पार्ट ए का जो आखिरी खंड है, खंड 5, वो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित होगा, जिसमें फिर 20 प्रश्न होंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे। जो भाग 2 है आपका, वो आपके विषयगत सक्षमता को चेक करने के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 विषय दिए गए हैं, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। प्रश्न पत्र में पूरे प्रश्न आपके पास तीनों विषयों के उपलब्ध रहेंगे। आपको ये सुविधा रहेगी कि आप तीनों विषयों के प्रश्न पढ़ लें और जो भी विषय आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे से बन सकता है, केवल उस विषय के 20 प्रश्न आपको हल करने हैं। ये नहीं करना है कि साइंस से 5 कर लिए, मैथ से 10 कर लिए और सोशल साइंस से 5 करके कुल 20 में आपने टिक लगा दिया। वो नहीं करना है। आपको कोई भी एक खंड पकड़ लेना है, चाहे मैथ्स का ले लीजिए। अगर आप मैथ्स चुन रहे हैं तो उसका पूरा 20 प्रश्न आपको मैथ्स के ही सॉल्व करने होंगे। कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि पूरे के पूरे तीनों विषयों के 20-20 प्रश्न में गोला भर देते हैं। उस स्थिति में ये है नियम कि पहला जो 20 गोला होता है उसको कंप्यूटर पढ़ लेता है और उसके हिसाब से अंक आपको मिल जाते हैं। और चूंकि ये प्रवेश परीक्षा है, OMR शीट पे परीक्षा होनी है, इसलिए इसमें रीवैल्यूएशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे। किसी भी एक विषय को आप लेंगे और उस विषय से संबंधित 20 प्रश्न ही आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ से 80 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और इस कॉलम से 20 प्रश्न सॉल्व करने हैं। इस प्रकार टोटल 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे परीक्षा हॉल में, जिसमें 15 मिनट आपको बाकी डिटेल्स भरने के लिए रहेंगे और 2 घंटा आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये आपका प्री एग्जाम के प्रश्न पत्र का फॉर्मेट है। आगे हम आते हैं, जब आपने परीक्षा दे दी उसके बाद आपको क्या करना है। परीक्षा देने के 2 से 3 दिन के अंदर हम वेबसाइट पे मॉडल आंसर जारी करते हैं। ऐसे आंसर जो पेपर सेटर के द्वारा हमसे मिलते हैं कि ये उन प्रश्नों के जवाब हैं, उनको हमारे द्वारा सेट वाइज जारी किया जाता है। क्वेश्चन बुकलेट ABCD सेट में भी हो सकती है और सेट A और B में भी हो सकती है। जितने भी सेट में बुकलेट होगी उसके आधार पे मॉडल आंसर वेबसाइट पे जारी किए जाएंगे। आपको उसको चेक कर लेना है। मॉडल आंसर से अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपके पास एक मौका है, एक सुविधा है कि आप अपनी दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा आपत्ति हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा उसे आमंत्रित किया जाता है, जिसकी सूचना वेबसाइट पे दी जाती है। उसमें एक निर्धारित तिथि रहेगी, उस तिथि के अंदर आपको अपना दावा आपत्ति जो है हमको मेल करना होगा। दावा आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएगी। आपत्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं लिख के मेल करेंगे। आपको पूरे पुख्ता प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति को भेजना होगा।
और गूगल का कोई भी टेक्स्ट उसमें प्रमाण के तौर पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको पुख्ता जो प्रमाणित दस्तावेज हैं उसके माध्यम से ही प्रमाण देना होगा। दावा पत्ती मंगाने के बाद आपने जो दावा पत्ती भेजी है उसके निराकरण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा विश्वविद्यालय में, और वो समिति निर्णय करेगी कि जितने भी दावा पत्ती आए हैं उसमें से कौन से मान्य करने के योग्य हैं और कौन से अमान्य करने के योग्य हैं। समिति के निर्णय लेने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो चेकिंग के लिए चेकर के पास भेज दिया जाएगा। जब वहाँ से वैल्यूएशन हो जाएगा उसके बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। परीक्षा परिणाम की घोषणा का मतलब ये है कि प्रवेश परीक्षा में कोई भी पास या फेल नहीं होगा, सिर्फ मेरिट सूची बनेगी। मान लीजिए कि टोटल 5000 लोग परीक्षा में बैठे हैं, तो जिसने भी सबसे ज़्यादा अंक पाया है, 100 नंबर की परीक्षा थी, जिसने भी 100 नंबर पाया है उसका नाम सबसे पहले आएगा, रोल नंबर, और उसी घटते क्रम में वो पूरी लिस्ट आपके सामने वेबसाइट पे दे दी जाएगी। सिर्फ ये एग्जाम्पल था। टोटल जितने अपीयर्ड कैंडिडेट होंगे एग्ज़ाम में उनका जो प्राप्तांक होगा उस प्राप्तांक के आधार पे मेरिट लिस्ट की घोषणा की जाएगी सबसे पहले चरण में। एक चीज इसमें और होती है कि एक ही अंक कई लोग प्राप्त करते हैं। 100 नंबर अगर मिला है तो 100 नंबर हो सकता है 10 लोगों को मिला हो, या 95 नंबर अगर मिला है तो हो सकता है कि 95 नंबर 15 लोगों को मिला हो। उस स्थिति में जो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता दी जाती है। इसके आधार पे परीक्षा परिणाम की या मेरिट लिस्ट की घोषणा वेबसाइट पे की जाएगी। इस लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट जारी होती है जो कि चयन सूची कहलाती है, सिलेक्शन लिस्ट। मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट में अंतर होता है। मेरिट लिस्ट में पूरे लोगों का नाम रहता है जो कि परीक्षा में शामिल हुए हैं, जबकि चयन सूची में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम शामिल होता है, उन्हीं लोगों का रोल नंबर शामिल होता है, 500 लोगों का, जिनका चयन आरक्षण नियमों के आधार पर, मेरिट के आधार पर किया जाता है। इस सूची के जारी होने के तुरंत बाद अध्ययन केंद्र आवंटन की सूची जारी होगी। 500 लोगों का चयन तो हो गया, लेकिन अब वो 500 लोग 50-50 की संख्या में बट के किस किस अध्ययन केंद्र में जाएंगे उसके लिए एक अलग अध्ययन केंद्र आवंटन सूची जारी होगी। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश के बाद की सारी जो प्रक्रिया है वो उन्हीं अध्ययन केंद्रों में जाके पूरी करनी होगी। इसके बाद हम आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में। यहाँ पे आपके परीक्षा से संबंधित जो प्रक्रिया है, प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया, वो खत्म होती है। परीक्षा आवेदन फॉर्म आपने भरा, परीक्षा देने आप गए, उसके बाद रिजल्ट आपने जान लिया, चयन सूची जान ली और अध्ययन केंद्र का आवंटन हो गया। अब दूसरा सेक्शन आता है, वो है काउंसलिंग प्रक्रिया का। अब तक की वीडियो में जो हमने देखा उसमें हमने बीएड पाठ्यक्रम के बारे में जाना, बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो भरा जाना है आपके द्वारा ऑनलाइन, उसको कैसे भरना है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। प्रवेश परीक्षा का फॉर्मेट, प्रश्न पत्र का, परीक्षा में आपको क्या क्या लेके जाना है, इसके अलावा प्रवेश परीक्षा का जो उत्तर है, प्रवेश परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम है उसके बारे में हमने जाना। साथ ही मेरिट सूची, चयन सूची, अध्ययन केंद्र आवंटन सूची, इसके बारे में हमने जाना। आज के वीडियो में इतना ही था। इसके आगे की प्रक्रिया के लिए हम इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में फिर से मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।